दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, लगातार हिंदी वर्णमाला की टॉपिक पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। आज उसी के क्रम में हम पार्ट 3 पर आपके सामने मौजूद हैं। आप बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हैं कि लिखा गया है पार्ट 3 व्यंजन, यानी हम व्यंजन को हल कहते हैं। यह चीज़ आप पहले से जानते हैं, मैंने कल भी आपको बेहतरीन तरीके से बताया है और आज भी आप यह जानिएगा कि अगर कोई पूछता है कि आप व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं तो आप कहेंगे व्यंजन को हम हल के नाम से जानते हैं। नीचे लिखा गया है कि समस्त एक दिवसीय परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। बिल्कुल, अगर देखा जाए हमने पहले दिन से ही आपको यह कहा है कि हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियोस हिंदी वर्णमाला की आपको प्रोवाइड की जा रही हैं वह जो है जितने भी एग्जाम समस्त वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यानी कहने का सेंस यह है कि एक भी क्वेश्चन इस वर्णमाला से बाहर नहीं आएगा। आज यह हमारा तीसरा लेक्चर है, 2 पार्ट ऑलरेडी आपके सामने जा चुका है। हमने प्लेलिस्ट फिलहाल के लिए अभी तो नहीं बनाया है, बट मैं प्लेलिस्ट सीरियल वाइज बना दूंगा, आप वहां से आप देख सकते हैं। मेरा दावा है कि एक भी क्वेश्चंस अगर मेरे वीडियो के बाहर आ जाए तो आप मुझसे बताइएगा। फिलहाल के लिए बिना समय गवाए हम बात करते हैं। हमने आपको बताया था व्यंजन के प्रकार तक स्पष्ट रूप से चर्चा किया हुआ था, लेकिन व्यंजन के प्रकार में हमने सिर्फ नाम ही आपको बताया था कि व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। बट अभी हमने यह नहीं आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन की परिभाषाएं क्या होती हैं। तो आज इसी के क्रम में हम आपको बताएंगे कि स्पर्श व्यंजन की परिभाषा कितनी होती है। इनकी संख्या आप देख पा रहे हैं 25 होती है। उसी के क्रम में हम अंतस्थ व्यंजन की अगर बात करें तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या जो होती है वह 4 होती है और ऊष्म व्यंजन की संख्याएं जो होती हैं वह कितनी होती हैं, आप कहेंगे 4 होती है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि आपसे यह पूछा जा सकता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे 25 होती है। उसी के क्रम में अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे 4 होती है। और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे 4 होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि कितने प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यह चीज हमने आपको इसके पहले भी बताया है और आज भी मैं उस चीज को रिपीट कर रहा हूं। रिपीट करने का सिर्फ एक ही कारण है कि आपको सारी चीजें, जब वीडियो जितनी देर तक आप देख रहे हो उतनी देर में आपको कंठस्थ करा दी जाए। फिलहाल के लिए चलिए हम उसके नीचे बात करते हैं। अभी आपने देखा कि हम पहले व्यंजन पर बात करते हैं, मींस जो है स्पर्श व्यंजन पर आपसे बात करते हैं। यहां देखिए लिखा गया है पहला व्यंजन स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन हम किसे कहते हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो स्पर्श व्यंजन इसके नाम से ही स्पष्ट है कि स्पर्श व्यंजन हम किसे कहते हैं। यानी किसी चीज को जब आप किसी भी शब्द को बोले तो हमारी जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करें। लिखा गया है बोलते समय जिह्वा किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है 25 है। यहां देखिए परिभाषा लिखी गई है, जब हम किसी शब्द को, किसी वर्ड को बोलते समय हमारी जिह्वा हमारे मुख को किसी न किसी भाग को स्पर्श करे तो उसे हम किसकी श्रेणी में रखते हैं, आप कहेंगे स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। अब इसकी संख्या 25 है। हमने आपको यहां तक बताया था कि भैया इसकी संख्या 25 होती है, बट हमने यह नहीं बताया था कि 25 कौन कौन से होते हैं। हाँ, यह चीज हमने चर्चा किया हुआ था कि इसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा, ता और पा वर्ग आते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो 25 वर्ड यहाँ आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए स्पर्श व्यंजन की संख्या क वर्ग मीन्स क ख ग घ अंगा, च वर्ग च छ ज झ ञ, टा वर्ग ट ठ ड ढ ड़, ता वर्ग त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब इसमें हमने लास्ट में एक कॉर्नर में, एक कॉलम में बंद किया हुआ है यमंगणना नाम। ठीक है, यानी जो लास्ट का हमारा डिजिट होता है उसे हम नासिक के व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नासिक के व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि नासिक के व्यंजन की संख्या सर 4 होती है। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लोग
गलत कर देते हैं, इसलिए आप कदापि गलत नहीं करेंगे। अगर आप आर्यन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं एक बेहतर प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। या मान के चलिएगा कि 100% जितने भी क्वेश्चंस इसके तहत बन रहे हैं सभी क्वेश्चन को यहाँ आपके द्वारा, जो हमारे द्वारा और आपके द्वारा अच्छी तरह से पठन पाठन कराया जा रहा है। चलिए देखिए, आपने देखा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है और 25 होती है, उस 25 के लास्ट में जितने अंक होते हैं, यानी कि हर प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर जो होता है वह नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आता है। यानी हर जो है 5 वर्ण जो हमारे होते हैं वे जितने होते हैं वो नासिक के व्यंजन के तहत कहलाते हैं। ठीक है, यहां आप देख पा रहे हैं, आपने पहले व्यंजन को समझा। अब उसी के क्रम में हम बात करते हैं आपसे कि दूसरा व्यंजन यानी अंतस्थ व्यंजन हम किसे कहते हैं। आपने देखा अंतस्थ व्यंजन की संख्याएं कितनी होती हैं, हमने बताया आपसे कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या जो होती है वह 4 होती है। बट यहां आप देख पा रहे हैं अंतस्थ व्यंजन हम किसे कहते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन हम किसे कहते हैं, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर उच्चारण स्थान को आंशिक रूप से स्पष्ट करते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मीन्स थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि जिन वर्णों को, यानी हम किसी वर्ण को अगर उच्चारण करें तो उच्चारण स्थान को, अच्छा एक चीज यहां आपको समझ में आ रहा होगा कि सर उच्चारण स्थान क्या होता है। देखिए, उच्चारण स्थान की चर्चा हम आज के लेक्चर में नहीं करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। यहां हमने कुछ फिगर भी बनाया है, फिगर थोड़ा सा छोटा हुआ है, इसके लिए फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा बेहतरीन तरीके से। आप अगर इस फिगर के माध्यम से समझते हैं तो बेहतर होगा। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन पर। देखिए, अंतस्थ व्यंजन आप देख पा रहे हैं यारा लवा, अगर आप इसे उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जिह्वा जो है वह हमारे मुख के किसी न किसी भाग को थोड़ा बहुत स्पर्श कर रही है। आप उच्चारण करके स्वयं देख सकते हैं कि आपकी जिह्वा मुख के किस भाग को स्पर्श कर रही है। आप कहेंगे य, ठीक है, यह हम जब कह रहे हैं तो हमारी जिह्वा य, आप देख रहे हैं हमारी जिह्वा किस प्रकार से मुड़ रही है। रा जब हम बोल रहे हैं तो थोड़ी सी रगड़ उत्पन्न हो रही है और जो हमारा तालु है यानी ऊपर का भाग आप जो देख पा रहे हैं उसे हमारी जिह्वा स्पर्श कर रही है। उसी के क्रम में ला देख पा रहे हैं तालु को स्पर्श कर रही है। और वह जो है वह कहने पर वकार से दंतोष्ठा, यानी कि यह अगर देखा जाए तो वकार से दंतोष्ठा सूत्र से यह वह बनता है। फिलहाल के लिए आपसे पूछा जाए कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो आप कहेंगे अंतस्थ व्यंजन की संख्या भैया हमारी 4 होती है। और वह कौन कौन से वर्ण हैं, या, रा, और ला, व। ठीक है, ये 4 वर्ण हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसी के क्रम में अगर हम बात करें आपसे तीसरे व्यंजन पर, ऊष्म व्यंजन। आप इस ऊष्म व्यंजन के जो है वर्ण से अगर आप परिचित हैं तो फिलहाल के लिए आप यह समझिएगा कि ऊष्म व्यंजन यानी कि उष्मा निकलती है। जब हम किसी भी शब्द को बोलते हैं तो हमारे मुख से उष्मा या भाप निकलता, आप देख पा रहे हैं कि उनके उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से मुख से गर्मी या उष्मा निकलती है। इनकी संख्याएं 4 होती हैं। यानी स्पष्ट रूप से आप समझ पा रहे हैं, ऊष्म व्यंजन सिर्फ कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी शब्द को बोलें और हमारे मुख से रगड़ उत्पन्न हो और जो है गर्मी उत्पन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आप कहेंगे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं तीनों सकार और ह अगर कहा जाए तो इसे हम तीनों सकार को हम ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। और लास्ट में हमने लिखा है ह वर्ग को, हा वर्ण को भी हम ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। थोड़ा सा आप एक चीज और यहाँ देखेंगे, हमने लिखा है स, इस स को हम तालव्य स कहते हैं और इस खट्टी स को हम मूर्धन्य स कहते हैं और इस स को हम दंत स कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि एक नंबर के क्वेश्चंस में आपको परेशान कर सकता है, आपसे कह सकता है कि इस स का नाम बताइए। ठीक है, इस स को हम किस और नाम से, खट्टी सा को किस नाम से और जानते हैं तो आपको दे देगा तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप मूर्धन्य के नाम से जानते रहेंगे तब तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप अपने क्वेश्चंस को गलत करके आएंगे और जब देखेंगे लेक्चर को तो आपको ऐसा लगेगा कि यार हमने पढ़ाया हुआ क्वेश्चंस हमने गलत किया है। फिलहाल के लिए आपको मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, गलत कतई नहीं करूंगा। या मान के चलिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पुटअप हो रहे हैं सभी को मैं बताते हुए आपको आगे की तरफ ले चल रहा हूँ। चलिए, इतनी बातें आपको स्पष्ट हुई। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना एक कमेंट अवश्य आप डालिएगा कि हमें और वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए इसके क्रम में हम आगे बात करते हैं
इतनी बातें आपकी समाप्त हुई। अगला आप देख पा रहे हैं घोष सघोष, इनमें थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर कहा जाए घोष और अघोष वर्ण, यहां आप देख पा रहे हैं पहला कहा जा रहा है घोष और दूसरा कहा रहा अघोष, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि घोष वर्ण किसे कहते हैं और अघोष वर्ण किसे कहते हैं। इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों से गूंज या कंपन उत्पन्न होता है, यानी कि जो हमारा घोष वर्ण होता है, घोष वर्ण को हम सघोष वर्ण के भी नाम से जानते हैं। अगर कहा जाए घोष वर्ण, इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों से गूंज या कंपन उत्पन्न होता है। अब एक चीज आपके मन में आ रहा होगा कि आपने यहाँ 345 क्या लिखा है, ठीक है। 345 यहाँ हमने क्या लिखा है, यह चीज मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। मेरा दावा है कि आप अच्छी तरह से समझेंगे। 345 इधर आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण किसके अंतर्गत आता है, आप कहेंगे घोष या सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी आप देख पा रहे हैं पहला वर्ग आपका हो गया, दूसरा वर्ग थोड़ा सा इसे हम इरेज करते हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए यहां आपसे कह रहा है, आप देखेंगे आपसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ग का, देखिए लिखा गया है तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा अगर लिखा गया है तो 1 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 4 और 5 हो गया, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कहा जा रहा है। तो यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, 3, 4 और 5, यानी हर वर्ग का जितना भी अक्षर होगा तीसरा, चौथा और पांचवा, यह किसके अंतर्गत आएगा, आप कहेंगे सघोष वर्ण के अंतर्गत आएगा या घोष वर्ण के। यह आपसे नहीं पूछा जाता, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है, लेकिन बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। आपको फंसाने के लिए या, रा, ला और वाह और हा के अंतर्गत से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अघोष सॉरी घोष या सघोष वर्ण है, इसमें से पूछा जाता है कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं पूछा जाता, आप इसे भी ध्यान रखिएगा, बट ज्यादातर चांसेस जो बनते हैं या, रा, लावा और हा के अंतर्गत बनते हैं, घोष वर्ण के अंतर्गत यही पूछा जाता है। अगर इसी के क्रम में हम आपसे बात करें कि अघोष वर्ण, अघोष वर्ण किसी भी प्रकार का गूंज या कंपन नहीं होता, उसी का उल्टा आप कर दीजिए। यहां लिखा गया है तीसरा, चौथा और पांचवा, अभी तो हमने हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर छोड़ा है आपके सामने, तो आप समझने का प्रयास करेंगे। यहां हमने लिखा है पहला और दूसरा, यानी कि जो अघोष वर्ण है गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होता। आप अगर खुद समझदार हैं तो आप पढ़ करके समझ सकते हैं कि गूंज या कंपन किस वर्ण में नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो आप कहेंगे क और ख जब हम बोलते हैं तो बहुत नॉर्मल तरीके से बोलते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होता। बट अगर हम ग और घ और अंगा से बात करें तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो है इनमें से हम बोलते हैं तो गूंज या कंपन ग घ, क्या गूंज या कंपन उत्पन्न हो रही कि नहीं हो रही, आप कहेंगे हो रहा है। तो आप खुद अपना वहां जब आपको कुछ नहीं याद आ रहा है एग्जाम में, तो आप खुद अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को लगाएंगे। आप अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे क्वेश्चंस को बेहतर करके आएंगे, ये मेरा वादा है। चलिए देखिए यहां कहा जा रहा है कि अघोष वर्ण किसी भी प्रकार का गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होता है, तीनों सकार हो गया और हा हो गया। हमने अभी बताया आपसे कि इस सा को हम क्या कहते हैं, इससे और इसे, ठीक है। यहां ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको आज यहां बताई जा रही हैं, इसलिए मैं फिर कहूंगा कि आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठने जाते हैं, अगर वर्णमाला से क्वेश्चन आता है तो इस लेक्चर से अगर बाहर चला जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके लेक्चर से एक भी क्वेश्चन फंसा नहीं। मेरा दावा है 100% मैं गारंटी के साथ, कोई भी यूट्यूबर 100% की गारंटी नहीं लेता है, लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से 100% गारंटी के साथ आपको बताया जाता है कि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। चलिए आपने देखा घोष वर्ण और अघोष वर्ण, अब हम बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अब फिगर के माध्यम से आप समझेंगे, बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। अगर यह नहीं आ रहा है तो आपकी उंगलियां हमेशा आपके साथ रहती हैं। आप एग्जाम में जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप उंगली को घर पर रख के जाते हैं, उंगलियां हमेशा आपके साथ रहती हैं। आप उंगली के माध्यम से समझेंगे, आप इसी तरह से अंगूठा रखेंगे, हाथ अगर इसी तरह से रखेंगे, दिमाग लगाएंगे तो वादा है मेरा जरूर आपको याद आएगा। देखिए अल्प प्राण, अल्प मीन्स कम समय होता है और प्राण मीन्स वायु होती है। इनके उच्चारण में मुंह से कम वायु निकलती है, यानी अल्प प्राण जो होते हैं, अगर हम अल्प प्राण को हम उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में कम वायु निकलती है हमारे मुख से, इसी को हम अल्प प्राण कहते हैं। यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आप देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें इनके उच्चारण में अल्प प्राण के, तो हमारा पहला का हो गया, ग हो गया और अंगा हो गया। जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो कम वायु के द्वारा हम उच्चारित कर लेते हैं। और अगर वहीं हम बात करें या, र और ला, इनके एक चीज आप ध्यान दीजिएगा,
कहने का मतलब यह है अल्प प्राण में जो किसी शब्द को आप उच्चारण करते समय बहुत जल्दी से आप कर दीजिए, यही हमारा अल्प प्राण होता है। और नीचे हम बात करें महाप्राण की, तो महाप्राण मुख से अधिक वायु जब निकलती है, अभी आप ख का उच्चारण स्थान करिए तो ख को हम बहुत जल्दी से उच्चारित नहीं कर सकते हैं, छ को हम जल्दी उच्चारित नहीं कर सकते हैं। इसी के क्रम में पहला और दूसरा वर्ड जो बन रहा है इनको हम बहुत जल्दी से उच्चारित नहीं कर सकते। यहाँ मैंने गलत लिखा है, दूसरा और चौथा वर्ड होगा, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, दूसरा और चौथा वर्ड यहाँ उच्चारण किया जाएगा। अगर यहाँ पहला तीसरा पांचवा है तो यहाँ दूसरा और चौथा वर्ड होगा। ठीक है, दूसरा वर्ड हो गया आपका और झ हो गया। इन दोनों को अगर हम बोलते हैं तो बहुत झट जो है आराम से बोलते हैं और अधिक वायु बाहर निकलती है, और तीनों सकार हो गया और ह हो गया। अगर इनको उच्चारण करिए तो आप जो मुख से वायु निकलती है वह ज़्यादा समय के लिए निकलती है। अब हम बात करते हैं फिगर पर। हमने उंगलियों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बेहतरीन होगा कि आप अच्छी तरह से अगर यहाँ समझ जाते हैं तो इसे समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने अल्प प्राण लिखा है, महाप्राण लिखा है, घोष लिखा, अघोष लिखा, सबको उंगलियों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। आपने 5 उंगलियों को बनाया, ठीक है, 5 उंगलियां बनाएंगे नहीं आप परीक्षा में, ऐसा नहीं कि आप रखेंगे पहले हम फिगर बनाए उसके बाद 1 नंबर के क्वेश्चन में, वहीं से आपका समय चला जाएगा, इसलिए आप यहां समझेंगे। देखिए आपने 5 उंगलियों को बनाया, हमने उंगलियों को ही बनाया है बट बहुत छोटा सा बनाया है, आप समझेंगे। ठीक है, देखिए यहां लिखा है ये आपका अंगूठा है, इसे आप 5 उंगलियां समझिए। पहला हो गया अल्प प्राण यानी कि क च ट त प, अल्प प्राण आप समझेंगे। ठीक है, अल्प प्राण यहाँ देखिए कहाँ गया, पहला तीसरा और पांचवा वर्ड, अल्प प्राण और अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण। ठीक है, पहला हो गया, आप यहाँ देख पा रहे हैं, यानी आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। पहला तीसरा और हमने कहा आपसे कि अल्प प्राण के अंतर्गत आप बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हैं। देखिए हमने आपसे कहा कि अगर आप फिगर के माध्यम से समझते हैं तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। देखिए हमने लिखा है, हमने अभी आपसे बताया कि हमने 5 उंगलियां बनाया और 5 उंगलियों के माध्यम से आप समझेंगे। पहला लिखा गया है कि यहाँ देख पा रहे हैं अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण और अल्प प्राण, यह आपका अलग हो जाता है। ठीक है, हमने कहा आपसे कि अल्प प्राण के अंतर्गत क्या आता है, अल्प प्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर आता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर क च ट त प, और एक चीज यहां लिखा गया है यर अलावा, यह अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। इसे आप बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यह अंतस्थ व्यंजन भी है और यह क्या है, आप कहेंगे अल्प प्राण भी है। आपसे पूछा जा सकता है कि अंतस्थ व्यंजन और अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो दोनों आपको दे देगा, अल्प प्राण भी दे देगा और अंतस्थ भी देगा और आपको कंफ्यूज करेगा। अगर आप नहीं याद करते हैं तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं गलत करते हैं। बेहतर आपके लिए वही होगा कि प्लीज आप इसे याद कीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, और यह आपका पहला अक्षर हो गया, और यह महाप्राण मीन्स आपका दूसरा अक्षर हो गया, और फिर यहाँ अल्प प्राण हो गया, यहाँ आपका पहला हुआ, और उसके महाप्राण, देखिए अल्प प्राण हमने लिखा, महाप्राण लिखा, फिर अल्प प्राण लिखा। अल्प प्राण के अंतर्गत यह आपका तीसरा अक्षर हो गया, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, और महाप्राण मीन्स आपका चौथा अक्षर हो गया, और लास्ट में हमने फिर 5वां लिख दिया। आप बेहतर होगा कि आप समझ पा रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा 5वां अक्षर हमारा अल्प प्राण होता है। पहला तीसरा और 5वां अक्षर, यानी कि आप देखिएगा यह पहला हो गया और यह तीसरा हो गया और यह 5वां हो गया, यानी कि इन 5 उंगलियों में पहली उंगली आपकी और तीसरी उंगली और यह 5वीं उंगली यह अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें महाप्राण की तो आपका यह दूसरा हो गया और चौथा हो गया, यह किसके अंतर्गत आते हैं, आप कहेंगे कि महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। और यह तीनों सकार और ह हो गया, इसको भी हम महाप्राण के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, यह आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगी, ये मेरा दावा है। अगर आप उंगलियों से समझ रहे हैं तो यहाँ देखिए सघोष वर्ण और अघोष वर्ण, हमने अभी आपसे बताया कि आप 5 उंगलियों के माध्यम से समझिएगा। यहां लिखा जा रहा है कि अघोष और सघोष, देखिए अघोष तीसरा चौथा और 5वां, यहां तो स्पष्ट है, यह आपका तीसरा उंगली है और यह चौथा है और यह 5वां है, और यहां आपका
पहला हो गया और यह आपका दूसरा हो गया। पहला और दूसरा जो है वो अघोष के अंतर्गत आते हैं और तीसरा, चौथा और पांचवा जो है वह सघोष के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये जो हमारी पांचों उंगलियां हैं, अगर हम इन दोनों उंगलियों की बात करें तो यह किसके अंतर्गत आते हैं? पहला आप कहेंगे अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं और तीसरा, चौथा, पांचवा अगर बात करें तो घोष और सघोष के अंतर्गत आते हैं। यानी हर वर्ग का आप फिर से एक बार इसे समझेंगे कि हर वर्ग का तीसरा और चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा मीन्स तीसरा चौथा पांचवा हो गया। हर वर्ग मीन्स क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। आप कहेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि आपके हिंदी वर्णमाला में कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्गों की संख्या हमारी 5 होती है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। यानी हर प्रत्येक, अगर हम कुल वर्ग की बात करें, कुल वर्ग में कुल वर्णों की बात करें तो आप कहेंगे 25 होते हैं। यह चीजें अब बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है, पूछने लायक चीजें हैं, इसलिए मैं फिर कहूंगा अगर आपको इसमें कहीं कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में फिर से एक बार इसे मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। ठीक है, आशा करते हैं इतनी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। देखिए, मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहूँगा, हमारे चैनल के माध्यम से जितनी भी न्यूज़ आती हैं सभी न्यूज़ को प्रोवाइड किया जा रहा है और उसी के क्रम में जितनी भी हिंदी वर्णमाला के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है। वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा और इस वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।